हेलो प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंखला क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सुमेर सिंह फिर से नए टॉपिक के रूप में हम आए हैं। हमारा राजस्थान का भूगोल चल रहा था। हमने क्या है राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में कल पढ़ा था। मेरी 3 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब चैनल श्रृंखला क्लासेस पर अपलोड कर दी है मैंने। आज हमारा रहेगा भौतिक प्रदेश का पार्ट नंबर 1 रहेगा और हमारी 4th नंबर की क्लास रहेगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि भौतिक प्रदेश क्या होता है। आप सभी को पता है कि भौतिक क्या होता है? भौतिक सभी को पता है या फिर नहीं पता है? तो देखिए भौतिक क्या होता है और प्रदेश क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब भौतिक देखना क्या होता है कि जो भी हम स्थल मंडल पर क्या है कि स्थल मंडल पर जो भी वस्तुएं हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, देख रहे हैं जैसे पहाड़, पत्थर, नदी, झीलें, मिट्टी, ठीक है ना, वनस्पति, ये सभी क्या है भाई आपकी भौतिक विशेषताएं। क्या है भौतिक विशेषताएं? मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्थल मंडल पर हम अपनी आंखों से कोई भी चीज़ देख रहे हैं, फिजिकल घरों में देख रहे हैं, वो क्या कहलाएगी आपकी भाई भौतिक कहलाएगी। ठीक है ना, भौतिक विशेषता कहलाएगी आप। अब प्रदेश की बात करूं, मैं इधर प्रदेश लिखता हूं। प्रदेश क्या होता है? प्रदेश देखना कि कोई क्षेत्र विशेष के लिए उपयोग में लिया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए, विशेष के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब क्षेत्र विशेष क्या हो गया? जैसे बात करें पहाड़, पर्वत, इस प्रकार की जो भी विशेषता है वो क्या कहलाएगी आपकी? कोई क्षेत्र विशेष के लिए उपयोग में ले रहे हैं तो वो प्रदेश कहलाएगा। और जो स्थल मंडल पर जो भी वस्तुएं हम क्या अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिससे महसूस कर सकते हैं, जिसे क्या है हम पहचान सकते हैं, जैसे पहाड़ आ गया, पत्थर आ गया, नदी आ गया, झीलें आ गई, मिट्टी आ गई, वनस्पति आ गई, अन्य भी और चीज़ें हैं, वो क्या है किसके अंदर आएगी? आपकी भौतिक विशेषता के अंदर आएगी। तो आपने पढ़ा कि भौतिक क्या होता है और प्रदेश क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। देखिए भारत के अंदर ऊंचाई का निर्धारण कहाँ से होता है? किसी को पता है क्या? ऊंचाई के आधार पर पर्वत कितने ऊंचे होने चाहिए, कितने मीटर पर पहाड़ होने चाहिए, कितने मीटर पर मैदान होता है, कितने मीटर पर क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप कि ऊंचाई का समुद्र तल से हम लिखते हैं ऊंचाई का निर्धारण। अगर वर्तमान की बात करूं ना, ऊंचाई का निर्धारण समुद्र तल से होता है। ठीक है ना, समुद्र तल से ऊंचाई का निर्धारण होता है। तो वर्तमान में ऊंचाई का निर्धारण कहां से होता है? ऊंचाई का निर्धारण चेन्नई तमिलनाडु से होता है। इधर चेन्नई तमिलनाडु। कहाँ से हो रहा है आपका ऊंचाई का निर्धारण? तमिलनाडु से हो रहा है, चेन्नई तमिलनाडु से। लेकिन इससे पहले कहाँ से होता था भाई? इससे पूर्व की बात करूं, पूर्व निर्धारण मुंबई महाराष्ट्र से, लिखता हूं मैं महाराष्ट्र से। भाई ऊंचाई का निर्धारण कहाँ से होता है? समुद्र तल का। वर्तमान के अंदर आपका चेन्नई तमिलनाडु आएगा। उसके बाद में ये दक्षिणी राज्य आ गए। ठीक है ना,
उसके बाद में इससे पूर्व का निर्धारण पहले आपका महाराष्ट्र से होता था, अभी फिलहाल के अंदर चेन्नई तमिलनाडु से हो रहा आपका। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर बात करें भाई किस प्रकार से, अब समुद्र तल जिसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, ये आपका समुद्र तल आ गया। ठीक है, ये क्या है बाउंड्री आपकी, समुद्र तल। अगर समुद्र तल से ऊपर कितने मीटर ऊंचा, 300 मीटर ऊपर है, तो क्या कहलाएगा आपका भाई, वो मैदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैदान कहलाएगा। अगर 300 से ऊपर आपका 600 मीटर है, तो वो क्या कहलाएगा आपका भाई, पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पठार। सबसे पहले समुद्र तल आ गया, 300 मीटर ऊंचा उठा हुआ क्या कहलाएगा आपका भाई, मैदान कहलाता है। और 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ भी क्या कहलाएगा आपका, पठार कहलाएगा। उसके बाद में आप देखिए जैसे 1800 मीटर, तो 1800 मीटर पहाड़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, पहाड़ी कहलाता है। और 2700 मीटर ऊंचा कोई भी होगा वो क्या कहलाएगा आपका भाई, पर्वत कहलाता है। क्या कहलाएगा, पर्वत। ये ऊंचाई के आधार पर क्रम है। ठीक है ना, ये क्या है, ऊंचाई के आधार पर क्रम है। सबसे पहले हमने बात की भाई समुद्र तल। समुद्र तल की ऊंचाई का निर्धारण हम कहाँ से करते हैं, चेन्नई तमिलनाडु से करते हैं। लेकिन क्या है भाई कि जो 300 मीटर ऊंचा होगा वो क्या कहलाएगा आपका भी, मैदान कहलाएगा। 300 मीटर से ऊपर आपका 600 मीटर तक वो क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। और पठार से ऊपर जो 1800 मीटर तक ऊंचाई तक होगा वो क्या कहलाएगा आपका, पहाड़ी कहलाएगी। पहाड़ी से ऊपर 2700 मीटर तक आपका पर्वत कहलाता है। ठीक है ना, ये ऊंचाई का निर्धारण है। ठीक है ना, ऊंचाई का निर्धारण है, ऊंचाई का निर्धारण है। ये ऐसे क्रॉसिंग चल रहा है ऊपर की साइड में। ठीक है ना भाई, नीचे से क्या है, ऊपर की साइड में क्रॉसिंग चल रहा है। अब हम बात करते हैं भाई राजस्थान के बारे में आते हैं। राजस्थान में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हमने भौतिक प्रदेश का विभाजन किस आधार पर किया है, किसने किया है सर्वप्रथम विभाजन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। देखना कि सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश का विभाजन किसने किया था। सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश का विभाजन, भौतिक प्रदेश का विभाजन किसने किया था भाई, तो यहां पर मैं नाम लिखता हूं भाई, वीसी मिश्रा। किसने किया था भाई, वीसी मिश्रा ने किया था। कब किया था भाई, सन की बात करूं मैं तो इसने किया 1966-67 के मध्य। कब किया भाई, 1966-67 के मध्य किया। वीसी मिश्रा, विपिन चंद्र मिश्रा आएगा। इसने क्या भी भारत का सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश का विभाजन इसने किया था। किसने किया था, वीसी मिश्रा ने किया था। कब किया था, 1966-67 के मध्य। लेकिन इसने क्या भी भौतिक प्रदेश को कितने भागों के अंदर विभाजित कर दिया भौतिक प्रदेश को 7 भागों में विभाजित किया। 7 भागों में विभाजित किया। कितने भागों के अंदर विभाजित किया भाई, 7 भागों के अंदर विभाजित किया। सबसे पहले बात करता हूं मैं 1 नंबर की, तो आपको पता होगा कि आपका शुष्क प्रदेश आएगा। कौन सा, शुष्क प्रदेश। 2 नंबर की बात करूं, अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। 3 नंबर की बात करूं, नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र आपका कौन सा आएगा, नहरी क्षेत्र आपका जो हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र आएगा, वो घग्गर नदी वाला क्षेत्र, वो क्या है आपका नहरी क्षेत्र आएगा। 4 नंबर की बात करूं मैं, चंबल का बेहड़। 5 नंबर की बात करूं मैं पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। 6 नंबर की बात करूं, दक्षिणी
पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद में आपका 7 नंबर आता है अरावली। इतने भागों के अंदर क्या इसने भाई भौतिक प्रदेश को विभाजन कर दिया। किसने कर दिया भाई आपके भौतिक प्रदेश का विभाजन? आपका वीसी मिश्रा ने किया भाई। किस प्रकार से किया? एक तो सबसे पहले इन्होंने किया भाई, 1 नंबर तो आपका शुष्क प्रदेश आएगा। 2 नंबर की बात करें अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, चंबल का बेट, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश और अरावली क्षेत्र को क्या इन्होंने बांट दिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब इसमें देखना कि इन्होंने ये 7 प्रदेश के अंदर तो बांट दिया है, लेकिन बात करें हम इसमें कि एक इन्होंने इसकी पुस्तक छापी थी, उस पुस्तक का नाम लिखता हूं मैं। पुस्तक आई थी इसकी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल आया था इसका पुस्तक, इसने छापा था। अब इसने नेशनल बुक ट्रस्ट से छपाया था। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। कब छपा था? 1968 के अंदर। ठीक है ना, 1968 के अंदर इन्होंने क्या भी अपना ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा क्या इन्होंने अपना संपादन करवाया था राजस्थान भूगोल का। ठीक है, हमने बात कर ली, क्या कर ली भाई, वीसी मिश्रा के बारे में पढ़ा। 1966 के मध्य इन्होंने क्या भी भौतिक प्रदेश को प्रथम विभाजन किया था भौतिक प्रदेश का। इन्होंने 7 प्रदेशों के अंदर विभाजित कर दिया, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, चंबल का बेट आएगा, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश आएगा, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश आएगा, उसके बाद में अरावली का क्षेत्र आएगा। उसके बाद में इसकी पुस्तक आती है राजस्थान का भूगोल, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इन्होंने संपादन करवाया था 1968 के अंदर। एक बार आप इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने। सर्वप्रथम विभाजन किसने किया भाई भौतिक प्रदेश का? तो वो आएगा वीसी मिश्रा आएगा। सेकंड की बात करूं मैं, यहां पर सर्वप्रथम आएगा, यहां पर दूसरी बार भौतिक प्रदेश का विभाजन, दूसरी या फिर द्वितीय भौतिक प्रदेश का विभाजन, द्वितीय। ठीक है ना, द्वितीय मतलब दूसरा। ठीक है, तो आएगा अभी AK सेन। किसने किया भाई? AK सेन ने किया। भाग की बात करें, कितने भाग में विभाजित किया? 3 भाग के अंदर किया। कौन कौन से? एक तो बता दिया इसने, मरु बोल दिया, दूसरा बोल दिया इन्हें माल, मेरू माल बोल दिया इन्होंने। क्या बोल दिया इन्होंने? मरु मेरू माल, मरु मेरू माल, 3 भागों के अंदर विभाजित किया। कब किया इन्होंने? सन 1968 के अंदर। 1968 के अंदर इन्होंने क्या भी इसका भौतिक प्रदेश का द्वितीय विभाजन कर दिया AK सेन ने। कब किया भाई? 1968 के अंदर किया। 3 भाग बताए इसने, मरु मेरू माल। अब इसने क्या भी साहित्यिक दृष्टि से इसका साहित्यिक दृष्टि से इसका 3 दृष्टि से इसको नाम दिया। क्या नाम दिया भाई इसने साहित्यिक दृष्टि से? मरु को बोल दिया इसने मरुस्थल। क्या बोल दिया? मरुस्थल। ठीक है ना, और मेरू को बोल दिया इसने अरावली। मरु को अरावली बोल दिया, माल को इसने बोल दिया पठार। क्या बोल दिया भाई? पठार। अब इसने साहित्यिक दृष्टि से 3 नाम दे दिए भाई। मरु को बोल दिया इन्हें मरुस्थल और मेरू को बोल दिया अरावली, उसके बाद में माल को बोल दिया इसने पठार। ठीक है ना, 1968 के अंदर क्या इसने द्वितीय बार भौतिक प्रदेश का विभाजन किया था। 3 भागों के अंदर इसने डिवाइडेशन कर दिया मरु मेरू माल के अंदर। साहित्यिक दृष्टि का नाम दिया इसने, मरु को बोल दिया मरुस्थल, मेरू को अरावली बोल दिया, माल को पठार बोल दिया इन्होंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं और एक बार इसको नोट आउट कर लीजिएगा आप। अब
तीसरी बार करते हैं रामलोचन से हैं। रामलोचन 1971 के अंदर करते हैं। 2 बड़े प्रदेश बनेंगे, 4 लघु बनेंगे, 4 मध्य बनेंगे और 12 लघु प्रदेशों के अंदर इन्होंने क्या विभाजन किया था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तीसरी बार भौतिक प्रदेश का विभाजन, भौतिक प्रदेश का विभाजन रामलोचन सिंह। सन की बात करूं मैं 1971 के अंदर। भाग की बात करूं तो इसने क्या कर दिया भाई, दो बड़े प्रदेश 4 लघु प्रदेश, लघु क्या, मध्य प्रदेश 12 लघु प्रदेश। बस इन्होंने इतना ही विभाजन किया। क्या किया, तीसरी बार भौतिक प्रदेश का विभाजन रामलोचन सिंह ने किया था सन 1971 के अंदर। किया भाग, इसने कितने भागों के अंदर डिवाइडेशन कर दिया, 2 बड़े भाग बता दिए, 4 मध्य भाग बता दिए, उस 12 लघु भाग बता दिए इन्होंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे आते हैं आपके हरिमोहन सक्सेना। आप सभी को पता है कि उन्होंने 4 भागों के अंदर डिवाइडेशन किया था। कब किया था उसकी हम चर्चा करेंगे। मैं आगे बात करता हूं हरिमोहन सक्सेना की। हरिमोहन सक्सेना इन्होंने उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेश को 4 भागों के अंदर बांटा। उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। अब देखना, सबसे पहले इन्होंने क्या नाम दिया, मरुस्थल नाम दिया। दूसरे की बात करें, इन्होंने अरावली नाम दिया। अरावली के बाद इन्होंने क्या नाम दिया भाई, तीसरे की बात करूं मैं तो इन्होंने पठार बताया। पठार के बाद में इन्होंने मैदान क्या बताया, इन्होंने 4 भागों के अंदर डिवाइडेशन कर दिया। मरुस्थल बता दिया, अरावली बता दिया, पठार बता दिया और मैदान बता दिया। अब हम बात करेंगे आगे भाई मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आप इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमसे जोड़िएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।